हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 8 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 9वां नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले मॉडल पेपर का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा और आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। साथ ही दोस्तों, उसका जो लिंक है प्लेलिस्ट का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर भी टेस्ट है वो दे सकते हैं। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। देखिए, परीक्षा पैटर्न ये रहने वाला है। भाग ए में 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 20 प्रश्न रीजनिंग के, 20 प्रश्न मैथ के और 20 प्रश्न कंप्यूटर के। ठीक है। उसके बाद में 45 प्रश्न है वो भाग ब में पूछे जाएंगे, जिसमें दोस्तों संपूर्ण जीके आ गया और राजस्थान सरकार की योजनाएं उससे संबंधित प्रश्न आ गए। ठीक है। महिला एवं बच्चों के अधिकारों से संबंधित प्रश्न, सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे वो। और भाग स के अंदर राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न होंगे दोस्तों। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राजस्थान पॉलिटी, इससे संबंधित ही प्रश्न होंगे 45। भाग ए, भाग ब और भाग स। ठीक है। इसमें दोस्तों अपन सबसे पहले भाग स पढ़ रहे हैं। भाग स के 45 प्रश्न है वो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, यानी कि राजस्थान जीके से संबंधित 45 प्रश्न सबसे पहले पढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान इतिहास का जो जनक है वो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड को। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है। इनकी पुस्तक है एनाल्स एंड इक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है। और इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने दोस्तों घोड़े पे बैठकर घूम घूम कर इतिहास लिखा था राजस्थान का। डी नंबर ऑप्शन सही। सेकंड नंबर का प्रश्न है, पुरा उत्खनन स्थल बागौर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित है? बताइए, बागौर कहाँ पर है? तो दोस्तों बागौर है वो भीलवाड़ा में है। और नाडोल कहाँ है? तो दोस्तों ये पाली में है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है बागौर भीलवाड़ा में और नाडोल पाली में। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस राजपूत राजा को स्थापत्य कला का संरक्षक कहा जाता है? तो दोस्तों स्थापत्य कला का संरक्षक तो एक को ही कहा जाता है, वो है महाराणा कुंभा को। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों मेवाड़ में 84 दुर्गों में से अकेले 32 दुर्गों का निर्माण है वो दोस्तों निर्माण और जीर्णोद्धार है वो करवाया था महाराणा कुंभा ने। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाले शासक थे, तो वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है, मिर्जा राजा जय सिंह। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 जून तारीख याद रखना है दोस्तों, 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य। यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस रावत ने शरण दी थी? 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस रावत या सामंत ने शरण दी थी? तो वो दी थी दोस्तों कोठारिया ठिकाने के रावत जोध सिंह ने। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, साधु सीताराम दास। दोस्तों साधु सीताराम दास है ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे, बिल्कुल सही है। रामनारायण चौधरी ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित थे, ये भी बिल्कुल सही है। भोजी लंबरदार गढ़साना किसान आंदोलन, ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोस्तों भोजी लंबरदार है, इनका संबंध भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित है, गढ़साना किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। ठीक है। चौधरी यासीन खान, इनका संबंध मेव किसान आंदोलन से था, बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही। 7 नंबर का प्रश्न है, डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो है भोगीलाल पांडे की अध्यक्षता में हुई थी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
इन्हें वागड़ का गांधी भी कहा जाता है। और 1944 के अंदर डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, यह भी याद रखना। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? दोस्तों, रियासती विभाग की जो स्थापना है ये की गई 5 जुलाई 1947 को। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना है वो की गई। ठीक है, याद रखना। और वीपी मेनन को इसका सलाहकार और मुख्य सचिव बनाया गया। और किसकी अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई? तो सरदार पटेल की अध्यक्षता में, याद रखना। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही। 9 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की? बताइए, दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की थी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है जून 1665 में। जून 1665 में। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों करौली में राजकीय अतिथि के रूप में आए थे सर्वप्रथम राजस्थान। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही। 10 नंबर का प्रश्न है, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो बताइए, सही उत्तर हो जाएगा वो है चित्रांगद मौर्य के द्वारा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 11 नंबर का प्रश्न है, सहजोबाई का गुरु कौन था? बताइए, सहजोबाई का गुरु है वो कौन था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है चरणदास जी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चरणदास जी की प्रमुख शिष्याओं में संत सहजोबाई और संत दयाबाई का उल्लेख मिलता है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? बताइए, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें तेजा जी के। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, टेराकोटा मूर्तियां निम्नलिखित में से किससे बनाई जाती है? टेराकोटा मूर्तियां निम्नलिखित में से किससे बनाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है सिरेमिक जैसी मिट्टी से। सिरेमिक जैसी मिट्टी से दोस्तों टेराकोटा मूर्तियां है वो बनाई जाती है। यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। 14 नंबर का प्रश्न है, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है? कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें, बताइए कौन सा? तो वो है दोस्तों महाराव उमेद सिंह प्रथम। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली आभूषण है ये दोस्तों महिलाओं के गले में पहने जाने वाला आभूषण है ये। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्दन, ए नंबर ऑप्शन सही। 16 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का राज्य लोकवाद्य यंत्र कौन सा है? तो राज्य लोकवाद्य यंत्र है वो है अलगोजा। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अलगोजा। 17 नंबर का प्रश्न है, भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में शामिल घूमर निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था? बताइए, घूमर कौन सी जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है इसमें भील जनजाति द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से प्रारंभ से अंत तक जमाएं, प्रारंभ से अंत तक जमाएं। तो दोस्तों इसका क्रम देखिए, मैं आपको यहाँ पे क्रम बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपने को दोस्तों कूट भाषा में उत्तर देना है। ठीक है, कूट भाषा में उत्तर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सही उत्तर आएगा इसके अंदर सबसे पहले आएगी गणगौर। ठीक है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे गणगौर नंबर 1 पे। फिर आएगा दोस्तों इसमें कृष्ण जन्माष्टमी। फिर आएगा दोस्तों इसमें गणेश चतुर्थी। फिर आएगी दोस्तों इसमें दीपावली। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, गणगौर है वो चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है।
और विक्रम संवत के अनुसार भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, और दीपावली का तो दोस्तों सभी को पता ही होगा, यहाँ पे कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 4312। 4312 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर के ऑप्शन में। आगे देखिए यहाँ पर 19 नंबर का प्रश्न है, दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बडालिया का क्या अर्थ है? बताइए, दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बडालिया का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, बडालिया बोलते हैं किसको? तो ये दोस्तों बिचौला बोल सकते हैं आप, यानी कि राजस्थान में जनजातियों में माता पिता द्वारा तय विवाह संबंधों में दोस्तों मध्यस्थता करने वाला, जैसे कि मामा या फूफा को क्या बोलते हैं दोस्तों? बडालिया कहा जाता है। यहाँ पर इसमें दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला को दोस्तों बडालिया बोलते हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, आरसी निगम द्वारा जनगणना में मातृभाषाओं पर भाषा पुस्तिका में किस भाषा को विस्तृत क्षेत्र में प्रसारित पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और देशी वक्ताओं द्वारा भाषण के एक सामान्य रूप में भी लिखा गया है, जो संपूर्ण देश में फैले हुए पाए जाते हैं? तो ये तो सभी को पता भी होगा दोस्तों। यहाँ पर बताइए किसकी बात हो रही है? तो यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों मारवाड़ी की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मारवाड़ी। 21 नंबर का प्रश्न है, जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन, तो दोस्तों सागरमल गोपा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इसके अलावा दोस्तों सागरमल गोपा की दो पुस्तकें और है, एक आजादी के दीवाने और एक रघुनाथ सिंगरा मुकदमा। ठीक है, ये पुस्तकों के नाम याद रखना है। 22 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है तो बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये दक्षिणतम अक्षांश है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि राजस्थान का विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। 23 नंबर का प्रश्न है, सिरोही क्षेत्र में वर्षा जल के कारण निर्मित उबड़ खाबड़ कंकरीली भूमि को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? उबड़ खाबड़ कंकरीली भूमि को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको भाकर बोलते हैं। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, भाकर। 24 नंबर का प्रश्न है, सांबर झील में निम्नलिखित में से कौन सी नदी नहीं गिरती है? बताइए कौन सी नदी नहीं गिरती है सांबर झील में? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है जोजड़ी। यह लूनी नदी की सहायक नदी है दोस्तों, बाकी तीनों गिरती है, मेंथा, रूपनगढ़ और खंडेला। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न है, माही नदी पर निम्न में से कौन सा बांध बना है? माही नदी पर दोस्तों देखिए माही बजाज सागर बांध है, कडाना बांध है और कागदी पिकअप बांध है। ये तीनों के तीनों बांध है वो दोस्तों माही नदी पर बने हुए हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 26 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है। राजस्थान में दोस्तों अधिकांश वर्षा है वो कौन सी शाखा से होती है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों से दोस्तों राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मानसून का आगमन तो दोस्तों अरब सागर की शाखा से होता है, लेकिन वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से ज्यादा होती है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बताइए कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों भूरी रेतीली मिट्टी, या आप बलुई मिट्टी, या मरुस्थलीय मृदा, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बलुई मृदा, मरुस्थलीय मृदा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, किस प्रकार के वन राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं? किस प्रकार के वन राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, बताइए। तो दोस्तों अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं तो वो है मिश्रित पर्णपाती वन। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है, सोरसेन नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है? सोरसेन कहाँ है? तो दोस्तों ये 12 में है और ये गोडावन पक्षी की शरण स्थली है, इसलिए प्रसिद्ध है। बी नंबर ऑप्शन सही।
30 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले को राजस्थान की खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है? राजस्थान की खाद्य टोकरी के रूप में दोस्तों श्री गंगानगर जिले को जाना जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही। 31 नंबर का प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित है? इंदिरा गांधी की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसमें कौन से जिले लाभान्वित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो, इसमें हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू। हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू वो दोस्तों इससे लाभान्वित है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, हनुमानगढ़ एवं चूरू, ये दो ही दे रखे ऑप्शन में। आगे देखिए, राजस्थान में कांकरेज नस्ल का प्रमुख केंद्र है। कांकरेज नस्ल का जो प्रमुख केंद्र है वो है दोस्तों, इसका देखिए ये गाय की नस्ल है और इसका मूल उत्पत्ति स्थान है वो कचकारण, गुजरात है। ठीक है, और ये दोस्तों नस्ल है वो राजस्थान में बाड़मेर, पाली, जालोर, सांचौर क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर इसमें जालोर दे रखा है, ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। 33 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में हवाई अड्डे हैं और सूची सेकंड में जिला है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, नाल हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो दोस्तों नाल हवाई अड्डा है ये बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ है? तो दोस्तों महाराणा प्रताप हवाई अड्डा ये उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ है? तो दोस्तों रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में। और लालगढ़ हवाई अड्डा कहाँ है? तो दोस्तों ये बीकानेर में, सॉरी लालगढ़ हवाई अड्डा ये गंगानगर में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? नाल हवाई अड्डा बीकानेर, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर, रातानाडा जोधपुर और लालगढ़ हवाई अड्डा श्री गंगानगर है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 3-1-2-4, सॉरी 3-1-4-2, 3-1-4-2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है? निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है फेल्सपार। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फेल्सपार। 35 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है? राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कांच उद्योग, तो ये दोस्तों धौलपुर में हुआ है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धौलपुर में। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट। सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट, यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के कौन से दो जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से दो जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जयपुर, भरतपुर। जयपुर, भरतपुर, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। जयपुर का जनसंख्या घनत्व 595 व्यक्ति है और दोस्तों भरतपुर का है 503 व्यक्ति। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंदर चित्तौड़गढ़ का किला है, जंतर मंतर वेधशाला है, कुंभलगढ़ का किला है, लेकिन आमेर की हवेलियां है वो इसमें शामिल नहीं है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है, पारिवारिक विवादों जैसे विवाह, तलाक, भरण पोषण के निपटारे के लिए जिला स्तर पर कौन से विशिष्ट न्यायालय स्थापित किए गए हैं? जिला स्तर पर कौन से विशिष्ट न्यायालय स्थापित किए गए हैं? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों? इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा वो है
पारिवारिक न्यायालय। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पारिवारिक न्यायालय। आगे देखिए यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है, मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, मुख्य सचिव की नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री करता है दोस्तों, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मुख्यमंत्री। 42 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, बताइए। तो दोस्तों न्यूनतम आयु सीमा राज्यपाल के लिए 35 वर्ष है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, 35 वर्ष। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा अनुच्छेद, दोस्तों अनुच्छेद 223, अनुच्छेद 223 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य क्या है? राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य क्या है? मत मूल्य, ठीक है। तो वो है 129, याद रखना, एक विधायक का मत मूल्य 129 है। सी नंबर ऑप्शन सही। 45 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते में निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? बताइए, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये निर्धारित किए जाते हैं दोस्तों राज्य विधानसभा के द्वारा, ठीक है, राज्य विधानसभा के द्वारा। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए अब अपन ने सिलेबस के अकॉर्डिंग भाग स के 45 प्रश्न है वो पढ़ लिए है। अब अपन दोस्तों भाग ब के 45 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है, 46 से लेके 90 तक। देखिए यहाँ पे 46 नंबर का प्रश्न है, अगस्त माह में भारत में उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा किस अक्षांश पर प्रवाहित होती है? बताइए कौन सी अक्षांश पर ये प्रवाहित होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, ये प्रवाहित होती है दोस्तों 15 डिग्री उत्तर में, ठीक है दोस्तों, 15 डिग्री उत्तर अक्षांश में ये प्रभावित होती है दोस्तों, पूर्वी पूर्वी जेट स्ट्रीम, ठीक है, धारा। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, परिवार कल्याण विषय भारत में परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो दोस्तों कौन सी अनुसूची में दिया गया है परिवार कल्याण? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है 11 में, अनुसूची 11 में। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष के उम्र के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 अधिनियम के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 86वां, सी नंबर ऑप्शन सही। 49 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी पर भूमि सतह की औसत ऊंचाई कितनी है? पृथ्वी पर भूमि सतह की औसत ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों वो है 840 मीटर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 840 मीटर। 50 नंबर का प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा एवं प्राचीनतम समुद्र कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा एवं प्राचीनतम समुद्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा गहरा और प्राचीनतम समुद्र है, ठीक है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग है ये। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही। 51 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी महाराष्ट्र की नृत्य शैली है? महाराष्ट्र की नृत्य शैली दोस्तों कौन सी है? तो वो है लेजिम। लेजिम है ये महाराष्ट्र की नृत्य शैली है, ठीक है, और ये युद्ध कला पर आधारित नृत्यों में प्रमुख है। आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, जर्मनी में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। जर्मनी में आर्थिक महामंदी की शुरुआत है वो दोस्तों कब हुई? तो ये हुई थी 1929 में,
1929 में। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यानी कि शेयर बाजार के धाराशायी हो जाने के बाद जर्मनी को अमेरिका से मिल रही आर्थिक सहायता है वो बंद हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 53 नंबर का प्रश्न है, यदि मौद्रिक नीति ब्याज दरों के प्रबंधन और धन की आपूर्ति से संबंधित है तो राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? यदि मौद्रिक नीति ब्याज दरों के प्रबंधन और धन की आपूर्ति से संबंधित है तो राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? दोस्तों ये राजकोषीय नीति है, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों कराधान और सरकारी खर्च से संबंधित। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 54 नंबर का प्रश्न है, शिवालिक ढाल के समानांतर नदियों द्वारा बिछाई गई कंकरीली संकरी पट्टी जानी जाती है। शिवालिक ढाल के समानांतर नदियों द्वारा बिछाई गई कंकरीली संकरी पट्टी जानी जाती है। तो दोस्तों ये जानी जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भाबर, इसको भाबर बोलते हैं। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भाबर। आगे देखिए यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्न हिमालय से संबंधित श्रृंखला है, निम्न हिमालय से संबंधित श्रृंखला है। तो दोस्तों वो है इसमें पीर पंजार, धौलाधार, महाभारत, ये सभी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दिए गए सभी, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 56 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, कौन सी नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? कौन सी नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें गंगा और सोन नदी ने, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही। 57 नंबर प्रश्न है, डोलड्रम्स बेल्ट स्थित है, डोलड्रम्स बेल्ट स्थित है तो दोस्तों ये भूमध्य रेखा के समीप स्थित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। दोस्तों भूमध्य रेखा के निकट ये 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य निम्न वायुदाब पेटी में ये पाई जाती है, डोलड्रम्स बेल्ट, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 58 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह बताइए। पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो सभी को पता होगा, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 59 नंबर प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है? उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सी दिशा में? उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दक्षिण पश्चिम में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम में। आगे देखिए यहाँ पे 60 नंबर का प्रश्न है, चिम्बारेन्नो चोटी किस पर्वत श्रेणी पर है? चिम्बारेन्नो पर्वत चोटी दोस्तों कहाँ पर है? तो ये एंडीज पर्वत श्रेणी पर है दोस्तों, ये कहाँ पर है? एंडीज पर्वत श्रेणी पे। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस पर्वतमाला की औसत ऊंचाई है वो दोस्तों 4000 मीटर है, ठीक है। आगे देखिए अब अपन दोस्तों 61 नंबर का प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। अब अपन दोस्तों जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे 10, ठीक है। देखिए यहाँ पे सॉरी 10 के भी ज्यादा ही पढ़ सकते हैं। देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है? किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें लैंगिक प्रजनन से। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 62 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, यदि एक हीमोफिलिक पुरुष वाहक स्त्री से विवाह करता है तो उसकी संततियों के लिए निम्न में से क्या सही होगा? यदि एक हीमोफिलिक पुरुष वाहक स्त्री से विवाह करता है तो उनकी संततियों के लिए निम्न में से क्या सही होगा? तो बताइए क्या सही होगा? तो इसके लिए सही होगा दोस्तों 50% पुत्रियां वाहक होगी और 50% हीमोफिलिक होगी। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 63 नंबर का प्रश्न है, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन है वो उत्सर्जित होता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? तो दोस्तों कितनी देर तक? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये 0.1 सेकंड तक। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
65 नंबर का प्रश्न है, अवतल दर्पण के वक्रता की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसकी फोकस लंबाई को किस तरह व्यक्त किया जाता है। अवतल दर्पण के वक्रता की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसकी फोकस लंबाई को किस तरह व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों बताइए किस तरह व्यक्त किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें किस तरह है। तो दोस्तों इसमें -15 सेंटीमीटर के तहत, ठीक है। यहाँ पे आर दे रखा है दोस्तों 30 है, तो बराबर एफ बराबर क्या हो जाएगा, फोकस बराबर r/2, ठीक है। तो दोस्तों 30 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो यही होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्योंकि दर्पण है वो अवतल है, इसकी इसलिए इसकी फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होगी, तो यहाँ पे f बराबर -15 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बर्तनों में नॉन स्टिक सतह के लिए प्रयुक्त होता है, बर्तनों में नॉन स्टिक सतह के लिए प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें टेफलॉन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, टेफलॉन। 67 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तापमान। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तापमान। आगे देखिए 68 नंबर का प्रश्न है, 18 कैरेट सोने में होता है, 18 कैरेट सोने में होता है तो क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए 24 कैरेट सोना है वो 100% रहता है, ठीक है। और 18 कैरेट की शुद्धता ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18/24 × 100 कर लीजिए, कितना आएगा 75। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 75% सोना। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अम्लीय तथा क्षारीय दोनों व्यवहार दर्शाता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अम्लीय तथा क्षारीय दोनों व्यवहार दर्शाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों कौन सा। देखिए कुछ धात्विक ऑक्साइड दोहरा व्यवहार करते हैं, कुछ धात्विक ऑक्साइड है वो दोस्तों क्या करते हैं, दोहरा वो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों Al2O3, Al2O3 कर लेना इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 70 नंबर का प्रश्न है, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के दोस्तों बराबर होता है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यहाँ पर ये Al2O3 दे रखा है ना, ये क्या है, तो दोस्तों ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। आगे देखिए यहाँ पे 71 नंबर का प्रश्न है, अब अपन दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ प्रश्न है दोस्तों, देखिए करंट अफेयर से संबंधित आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आप मोमल क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वहां पर सिर्फ और सिर्फ दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है वो करवाए जा रहे हैं, तो वो प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होंगे। आप मोमल क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और टेलीग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़े। देखिए यहाँ पे 71 नंबर का प्रश्न है, मार्च 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया। बताइए किसे चुना गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों श्रेयस अय्यर को चुना गया, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 72 नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर पूनम गुप्ता ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसका स्थान लिया। डॉक्टर पूनम गुप्ता ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसका स्थान लिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों किसका स्थान लिया, तो ये माइकल डी पात्रा का स्थान लिया, माइकल डी पात्रा की जगह ली दोस्तों। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब कौन सा बंदरगाह है। तो दोस्तों वो है भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब कौन सा बंदरगाह है, तो दोस्तों वो है विंझीजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। कहां पर है, ये तिरुवनंतपुरम केरल में है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 74 नंबर का प्रश्न है, पद्मश्री राम साहेब पांडे का हाल ही में निधन हो गया, वह किस पारंपरिक लोक नृत्य से जुड़े थे। तो बताइए कौन से पारंपरिक लोक नृत्य से जुड़े हुए थे।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए। तो ये जुड़े हुए थे दोस्तों राई नृत्य से। किससे? राई नृत्य से। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 75 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण अवार्ड से किस देश के राष्ट्रपति ने प्रदान किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण अवार्ड किस देश के राष्ट्रपति ने प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशा नायके ने मित्र विभूषण सम्मान है वो दिया किसको? मोदी को। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। 76 नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में बीपीएल परिवारों, अंत्योदय परिवारों, आस्था कार्ड धारकों, आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं आदि की कन्याओं के विवाह हेतु मूल सहायता कितनी राशि है? तो दोस्तों मूल सहायता कितनी राशि है? तो इसमें मूल सहायता दोस्तों इसमें 21,000 रुपए। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 21,000। 77 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत यदि दूसरा बच्चा लड़की हो तो सभी शर्तों और दस्तावेजों की जांच के बाद कितनी एकमुश्त राशि दी जाती है? तो दोस्तों कितनी एकमुश्त राशि दी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है देखिए, इसमें पहले बच्चे के लिए 5,000 2 किस्तों में दिए जाते हैं, और दूसरा बच्चा अगर लड़की हो तो दोस्तों जांच के बाद 6,000 रुपए की एक मुश्त राशि है वो दी जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 78 नंबर प्रश्न है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितने रुपए तक का कैशलेस उपचार प्रदान किया जाता है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितने रुपए तक का कैशलेस उपचार प्रदान किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कितना? तो दोस्तों वो है 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज है वो प्रदान किया जाता है प्रति परिवार। आगे देखिए, किशोरी बालिका योजना 1 अप्रैल 2022 से राज्य के कितने आकांक्षी जिलों में शुरू की गई है? बताइए। किशोरी बालिका योजना 1 अप्रैल 2022 से कितने राज्यों में या कितने जिलों में शुरू की गई है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है कितने जिलों में? सही उत्तर इसमें हो जाएगा दोस्तों 5 जिलों में। ठीक है, 5 जिलों में, 12, करौली, जैसलमेर, धौलपुर और सिरोही में। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है राजस्थान के सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। 81 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून साइबर अपराधों के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ अश्लीलता को संबोधित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कानून साइबर अपराधों के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ अश्लीलता को संबोधित करता है? तो वो है दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 धारा 67। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न है वो दोस्तों अपने को महिला एवं बच्चों के अधिकार से संबंधित प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, और उसी से संबंधित ये 10 प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में, महिला एवं बच्चों के अधिकार से संबंधित। आगे देखिए 82 नंबर का प्रश्न है, स्त्री अशिष्ट अपरूपण निषेध अधिनियम 1986 का उल्लंघन करने वाला अपराध किस श्रेणी में आता है? तो बताइए कौन सी श्रेणी में आता है? तो ये आता है दोस्तों गैर जमानती और संज्ञेय में। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 83 नंबर प्रश्न है, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है वो है दोस्तों इसमें सुरक्षित और कानूनी गर्भपात सुनिश्चित करना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 84 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य डायन शिकार के खिलाफ विशिष्ट कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य था? बताइए कौन सा राज्य डायन शिकार के खिलाफ विशिष्ट कानून लागू करने वाला पहला राज्य था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बिहार। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही, बिहार। आईटीपीए की धारा 6 के तहत किसे दंडित किया जा सकता है? बताइए, धारा 6 है ये वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को किसी परिसर में जबरन निरुद्ध रखने को दंडनीय बनाती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वेश्यावृत्ति के लिए व्यक्ति को निरुद्ध रखने वाला। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। 86 नंबर का प्रश्न है, पोस्को अधिनियम के तहत बच्चे की पहचान का खुलासा
करना किसके लिए दंडनीय है? तो दोस्तों किसके लिए दंडनीय है? तो ये दंडनीय है दोस्तों किसी भी व्यक्ति के लिए। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति के लिए। आगे देखिए यहाँ पर 87 नंबर का प्रश्न है, दहेज निषेध अधिनियम के तहत दहेज की मांग के लिए विज्ञापन देना क्या है? दहेज निषेध अधिनियम के तहत दहेज की मांग के लिए विज्ञापन देना क्या है? तो दोस्तों विज्ञापन देना क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है इसमें कौन सा? तो दोस्तों जो दहेज के लिए, दहेज की मांग के लिए विज्ञापन देना, दहेज की मांग के लिए दोस्तों विज्ञापन देना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अवैध और दंडनीय, अवैध और दंडनीय है। ठीक है, यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, पीसीपी एनडीटी अधिनियम 1994 के तहत रिकॉर्ड रख रखाव में त्रुटि को क्या माना जाता है? पीसीपी एनडीटी अधिनियम 1994 के तहत रिकॉर्ड रख रखाव में त्रुटि को क्या माना जाता है? तो दोस्तों त्रुटि को क्या माना जाता है? दोस्तों भ्रूण हत्या का सूचक माना जाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर 89 नंबर प्रश्न है, सती निवारण अधिनियम 1987 के तहत अपराधों का मुकदमा कहाँ चलाया जाता है? अपराधों का मुकदमा कहाँ चलाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अपराधों का मुकदमा है वो सत्र न्यायालय में चलाया जाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 90 नंबर का प्रश्न है, सती निवारण अधिनियम 1987 के तहत है अपराधों या अपराधी की प्रकृति क्या है? अपराधी की प्रकृति है वो दोस्तों क्या है? तो ये गैर जमानती और संज्ञेय है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। अब दोस्तों अपन ने देखिए भाग ए और भाग ब और भाग स, इसके अपन ने दोनों के 45-45 प्रश्न है वो पढ़ लिए हैं। अब दोस्तों अपन भाग ए के अंदर कंप्यूटर से संबंधित 20 प्रश्न पढ़ेंगे, फिर रीजनिंग से संबंधित 20 प्रश्न पढ़ेंगे, फिर गणित से संबंधित। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर के 20 प्रश्न। बेसिक का पूर्ण रूप क्या है? बताइए दोस्तों, बेसिक का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बेसिक, तो वो है दोस्तों बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, एक मेल मर्ज प्रचालन को निष्पादित करने के लिए निम्न में से कौन सा घटक आवश्यक नहीं है? तो कौन सा घटक आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों वर्ड फील्ड्स है ये आवश्यक नहीं है, सी नंबर ऑप्शन सही। 93 नंबर का प्रश्न है, एक वर्ड डॉक्यूमेंट में सिमरत को ऑनलाइन साइट की सूची को प्रदर्शित करना है, जिसे बाद में एक छात्र द्वारा छात्रों के व्यवहार पर सोशल मीडिया का प्रभाव विषय पर शोध पत्र तैयार करने के इसके लिए उपयोग करना है। इस सूची को तैयार करने के लिए वर्ड की कौन सी विशेषता उपयुक्त है? इस सूची को तैयार करने के लिए वर्ड की कौन सी विशेषता उपयुक्त है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सी विशेषता उपयुक्त है? तो वो है लिंकिंग। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लिंकिंग। 94 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वह स्मृति प्रबंधन योजना जो प्रोसेस को स्मृति में गैर संगत रूप से संग्रहित करने की अनुमति है। वह स्मृति प्रबंधन योजना जो प्रोसेस को स्मृति में गैर संगत रूप से संग्रहित करने की अनुमति देता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पेजिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 95 नंबर प्रश्न है, एक्सेस टाइम के संबंध में सही विकल्प को चुने। एक्सेस टाइम के संबंध में सही विकल्प को क्या करना है? चुनना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक्सेस टाइम बराबर लेटेंसी टाइम प्लस सीक टाइम। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 96 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर मेमोरी का प्रकार है? रजिस्टर मेमोरी का प्रकार कौन सा है? तो दोस्तों वो है इसमें मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और मेमोरी बफर रजिस्टर। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। 97 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चार्ट में एक बॉक्स जिसमें हर रिकॉर्ड का नाम लिखा जाता है कहलाता है। चार्ट में एक बॉक्स जिसमें हर रिकॉर्ड का नाम लिखा जाता है कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है
वो कहलाता है दोस्तों टाइटल। क्या कहलाता है? टाइटल। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, टाइटल। आगे देखिए, कंपाइलर एवं असेंबलर एक तरह के होते हैं। कंपाइलर एवं असेंबलर एक तरह के होते हैं, तो क्या होते हैं ये? तो दोस्तों ये क्या होते हैं? तो ये सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों, ठीक है, भाषा अनुवादक सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो वो है दोस्तों ऑटोकैड। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा संकेत यंत्र नहीं है? संकेत यंत्र कौन सा नहीं है? तो दोस्तों संकेत यंत्र है वो इसमें देखिए, माउस है, पेन इनपुट है, ट्रैक बॉल है, लेकिन कीबोर्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, पावर पॉइंट में किसी स्लाइड के नोट्स को क्या कहा जाता है? बताइए, पावर पॉइंट में किसी स्लाइड के नोट्स को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है स्पीकर नोट्स। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, स्पीकर नोट्स। आगे देखिए, 102 नंबर का प्रश्न है, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में कीबोर्ड निश्चित क्वार्टी विन्यास का प्रयोग करता है। इसे यूं तो की लॉगर द्वारा नुकसान पहुंचाया जा सकता है, परंतु यह साधारण कीबोर्ड हार्डवेयर की तुलना में अधिक सुरक्षित है। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में कीबोर्ड निश्चित क्वेटी विन्यास का प्रयोग करता है। इसे यूं तो की लॉगर द्वारा नुकसान पहुंचाया जा सकता है, परंतु यह साधारण कीबोर्ड हार्डवेयर की तुलना में अधिक सुरक्षित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ऑन स्क्रीन, ठीक है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न है, जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे कंप्यूटर कहते हैं। बताइए उसे कौन सा कंप्यूटर कहते हैं? उसे इनपुट यानी कि कंप्यूटर इनपुट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कंप्यूटर इनपुट कहते हैं। यानी कि कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट, ट्रांसमिट किया जाता है उसे कंप्यूटर इनपुट कहते हैं। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो वो है दोस्तों मॉनिटर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मॉनिटर। 105 नंबर का प्रश्न है, रिबूटिंग का क्या अर्थ है? बताइए रिबूटिंग का क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए, तंत्र को पुनः प्रारंभ करना। तंत्र को पुनः प्रारंभ करना, ये रिबूटिंग का अर्थ है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें एनईएक जो कि प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है का पूर्ण रूप है। तो किसका पूर्ण रूप है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। 107 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य है? बताइए कौन सा नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें त्वरित संचार, संसाधन भागीदारी, गोपनीयता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी फॉन्ट की एक शैली स्टाइल नहीं है? बताइए कौन सी फॉन्ट की एक शैली स्टाइल नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा देखिए, रेगुलर है, इटैलिक है, बोल्ड है, ये तीन ही होती है, सुपरस्क्रिप्ट नहीं होती दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यहाँ पे प्रत्येक यूजर का ईमेल एड्रेस है, प्रत्येक यूजर का ईमेल एड्रेस है। तो दोस्तों ये तो देखिए, तो सभी का दोस्तों क्या है? यूनिक है, क्या है? विशिष्ट है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सभी का अलग अलग होता है। आगे देखिए, मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी है, मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी है, तो वो क्या है दोस्तों? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है बस। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या है? बस, ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन देखिए, इसमें भाग एक के अंदर अपन ने कंप्यूटर से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ लिए हैं। अब अपन 20 प्रश्न रीजनिंग के और उसके बाद में 20 प्रश्न है वो गणित से संबंधित पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 111 नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? देखिए तीसरे नंबर के त्रिभुज में। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, सीधा सा मैं आपको बताऊं, ये 7 कैसे आया? ये पहले नंबर के डायग्राम के अंदर देखिए, ये 7 कैसे आया? तो यहाँ पे 3 और 5 कितने होते हैं?
8 और 13 कितने होते हैं दोस्तों? 8 और 13 21 होते हैं। और 21 में दोस्तों अपन को क्या करना है? 3 का भाग देना है। 3 संख्या है तो 3 का भाग देना है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 2 और 3 कितने होते हैं? 5। 5 और 4 कितने होते हैं? 9। ठीक है, 9 में दोस्तों आप 3 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर भी 3 हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, संध्या और विनीता का मुख पूर्व दिशा की ओर है। संध्या और विनीता का जो मुख है वो पूर्व की दिशा की ओर है। संध्या 45 डिग्री वामावर्त और फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त में मुड़ती है। दोस्तों ये देखिए, ये अपनी दिशा है। ठीक है, और संध्या का जो मुख है वो यहाँ पर है। संध्या और विनीता का मुख दोस्तों पूर्व दिशा की ओर है। तो यहाँ पर देखिए, संध्या पहले तो 45 डिग्री वामावर्त, तो दोस्तों पहले तो 45 डिग्री है वो वामावर्त घूमती है, यानी कि यहाँ पर घूम जाती है। फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ती है, तो 135 डिग्री दक्षिणावर्त में घूमती है। तो दोस्तों यहाँ से 135 डिग्री क्या हो जाएगा? दक्षिण में 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी। विनीता अपने चक्कर या घुमाव से संध्या के विपरीत दिशा में मुख कर रही होगी। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, ये 90 डिग्री। दोस्तों 90 डिग्री ACW। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें, बताइए। तो दोस्तों बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, यानी कि उत्तर की तरफ है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 113 नंबर का प्रश्न है। देखिए, नीचे दिए गए अक्षरों को एक शब्द के रूप में व्यवस्थित करने पर निम्न में से कौन सा शब्द बनेगा? तो यहाँ पर देखिए, AADEFGRSU। तो दोस्तों बताइए कौन सा शब्द बनेगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है सेफ गार्ड। सेफ गार्ड शब्द बनेगा दोस्तों यहाँ पे। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां प्रदर्शित है। एस वाले पृष्ठभाग के विपरीत पृष्ठभाग पर कौन सी संख्या होगी? तो दोस्तों यहाँ पर सीधा सा है, सॉरी एस नहीं, 3 वाले, यानी कि 3 के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा वो अपने को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको कॉमन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? तो देखिए, कॉमन आपको यहाँ पे 4 कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे 4 लिख लीजिए। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, तो इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो क्या आएगा? 5 और 1, तो यहाँ पे 5 और 1। इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो दोस्तों यहाँ पे 3 और 2 आएगा, तो यानी कि 1 के सामने 2, 5 के सामने 3। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 के विपरीत क्या आएगा? 5। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब आगे देखिए, 115 नंबर का प्रश्न है। 4.5 माइनस 2 माइनस 0.25 4 माइनस 6 भाग फिर ब्रैकेट 2.7 माइनस 0.2। ठीक है, तो दोस्तों सीधा सा है। 4.5 को तो अपन ऐसे रखेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे दोस्तों? सबसे अंदर ही अंदर जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 2.7 में से दोस्तों 2.7 में से दोस्तों ये 0.7 निकाल दिया तो क्या बचा? 2 बचा। ठीक है, अब 6 में 2 का भाग दोगे तो दोस्तों कितना बचा? 3। ठीक है, तो यहाँ पे 4 माइनस 3, ये तो इतना बच गया। बाकी का दोस्तों ऐसे कैसे रहने दो। अब दोस्तों आगे देखिए, अब अपन 4 माइनस 3 कर दिया तो दोस्तों कितना आया? 1 आया। ठीक है, अब 2 में से 0.25 घटाना है तो दोस्तों कितना बचा? 1.75 बचा। ठीक है, और दोस्तों 1.75 और 4.5 कितने हो जाएंगे? तो दोस्तों ये हो जाएंगे 2.75। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 116 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, कथन और निष्कर्ष दे रखा है। कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है। कथन दे रखा है, कौन सा कथन है वो सही है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी कॉलेजों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में कॉलेज परिसरों में फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाएं।
विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी कॉलेजों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में कॉलेज परिसरों में फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाएं। ठीक है, तो सही है। दूसरा देखिए यहाँ पे, अधिकांश कॉलेज के प्राध्यापकों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को एक प्रतिवेदन देकर यह शिकायत की कि क्लासरूम में मोबाइल फोन की रिंगटोन से उनका यानी कि या क्लासरूम में मोबाइल फोन की रिंगटोन से उनका कार्य बाधित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें ये जो कथन सेकंड है, ये दोस्तों कारण है और कथन एक है वो प्रभाव है, यानी कि सेकंड के ऊपर ही निर्णय फर्स्ट है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, यदि कारण सेकंड है, यदि कथन सेकंड कारण है एवं कथन एक प्रभाव है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 117 नंबर के प्रश्न में भी यही है। यहाँ पर इसमें देखिए, नीचे दिए गए कथनों में से दोस्तों अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है। यहाँ पर देखिए, कथन ये देखिए, बीजारोपण से पूर्व उसे कवकनाशी बनाना आवश्यक है। बीजारोपण से पूर्व उसे कवकनाशी बनाना आवश्यक है। तो दोस्तों इसमें देखिए ये बिल्कुल सही है। पहला कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है? बिल्कुल सत्य है। ठीक है, आगे देखिए, बीज कीटाणुरोधी नहीं होते हैं जब तक कि उन्हें कवकनाशी विलयन से नहीं गुजारा जाए। तो दोस्तों ये अपना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए बीजों को बोने से पहले कवकनाशी या कवकरोधी, सॉरी कवकनाशी नहीं कवकरोधी, बीजों को बोने से पहले कवकरोधी बनाया जाता है ताकि बीज रोपण के वक्त उत्पन्न होने वाले रोगों से इसे बचाया जा सके। तो यहाँ पर इसमें केवल और केवल ए सही है, आर इसमें क्या है? गलत है। ए सही है, आर गलत है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक्स ने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक्स ने कहा, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। यानी कि दोस्तों सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे। देखिए, मेरे कोई भाई बहन नहीं है, न मेरे कोई भाई है, न मेरे कोई भाई है और न बहन। ठीक है, एक्स किसके चित्र की ओर इशारा कर रहा है? तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो यहाँ पर है ये दोस्तों, एक्स है वो अपने पुत्र की तरफ है वो इशारा कर रहा है। ये पति पत्नी हो गए दोस्तों, ये इसका पुत्र हो गया। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ये सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, ये आप बैठा सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि B2 के सापेक्ष B5 की स्थिति क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर B5 की स्थिति है वो बाईं और दूसरा, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, किसी विशिष्ट भाषा में SIT को RSHIST लिखा जाता है। तो गो को दोस्तों यहाँ पे FGNO लिखा जाता है। पेन को दोस्तों OPDAMN लिखा जाता है। तो कप को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एस है। ठीक है, तो एस से एक पहले वाला अक्षर लिखा गया है। ठीक है, तो एस से ठीक पहले यानी कि आर लिख दिया यहाँ पे, आई से ठीक पहले का अक्षर एच लिख दिया और टी से ठीक पहले का अक्षर एस लिख दिया। तो यहाँ पे दोस्तों सी, यू और पी। सी से पहले का अक्षर क्या है? बी, और यू से पहले का अक्षर क्या है? तो दोस्तों टी। ठीक है, और पी से ठीक पहले का अक्षर है ओ। तो यहाँ पे BCTUOP कौन से ऑप्शन में? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 121 नंबर का प्रश्न है। देखिए 9 बजे के बाद रात्रि 9 बजे और 10 बजे के बीच एक दीवार घड़ी की घंटा और मिनट की सुइयां एक दूसरे की विपरीत दिशा में किस समय पर होगी? तो विपरीत दिशा में कौन से समय पर होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। तो ये दोस्तों 9:16 सही 4/11 पर। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न 4 अक्षर समूहों में से कौन सा एक इस समूह का हिस्सा नहीं है? कौन सा एक इस समूह का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, HKMP। इसमें दोस्तों अंतर आ रहा है। देखिए
प्लस का 3, प्लस का 2 और प्लस का 3। ठीक है, तो ये बाकी के अंदर दोस्तों ये नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर दोस्तों बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें यानी कि दोस्तों ए और सी और डी में वर्णों के बीच समांतर या समान अंतर है। ठीक है, किंतु बी में असमान अंतर है। आगे देखिए 123 नंबर का प्रश्न है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नांकित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। यहाँ पर देखिए शुक्र ग्रह चंद्रमा, शुक्र ग्रह चंद्रमा। ठीक है, ये शुक्र और ग्रह और चंद्रमा 3 दे रखे हैं। ठीक है, तो शुक्र क्या है दोस्तों, ये एक ग्रह। ठीक है, चंद्रमा अलग है, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी, जो अगले स्थान पर आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें ये वाली आकृति दे रखी है, तो अगले स्थान पर यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी वो बताना है। देखिए यहाँ पर वर्त के भीतर अंक है वो घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं, घड़ी की दिशा में क्या कर रहे हैं दोस्तों, घूम रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा, यहाँ पे 4 आकृतियों के बाद पुनः पहली आकृति दोहराती है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 125 नंबर का प्रश्न है, ये कथन और धारणाओं से संबंधित प्रश्न दोस्तों 4 से 5 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए कथन देखिए, एक्स वाई से कहता है यदि आपको अपनी कंपनी की बिक्री में वृद्धि करनी है तो आपको समाचार पत्र ए में विज्ञापन देना चाहिए। धारणाएं देखिए, समाचार पत्र ए अन्य समाचार पत्रों की तुलना में अधिक व्यापक और प्रचलन में है। दूसरा देखिए वाई की कंपनी की बिक्री कम है, तो दोस्तों इसमें न तो धारणा पहली सही है और न ही दूसरी सही है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 126 नंबर प्रश्न है, यदि एक घड़ी में 4:45 का समय है तो सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा, तो क्या समय दिखाई देगा, तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे ये 11:60 में से इसको माइनस कर लीजिए। 11:60 में से दोस्तों 4 पॉइंट यानी कि 4:45 है वो माइनस कर लीजिए, कितना आएगा, तो दोस्तों ये आएगा 7:15। ठीक है, यहाँ पर यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 127 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए वक्तव्य दे रखा है और तर्क दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए वक्तव्य देखिए, क्या युवाओं को राजनीति में शामिल होना चाहिए, क्या युवाओं को राजनीति में शामिल होना चाहिए। तर्क देखिए, हाँ युवा राजनीतिक दलों में उसके आगे सक्रिय पूर्वक सार्थकता के साथ और सारगर्भित रूप से शामिल होकर राजनीति के द्वारा दुनिया को बदल सकते हैं। दूसरा देखिए दोस्तों, यहाँ पे नहीं, राजनीति को विशेष रूप से राजनीति के अनुभवी व्यक्तियों का क्षेत्र माना जाता है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर इसमें तर्क है वो फर्स्ट है, वो क्या है, सही है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से। आइजोल, मिजोरम, दिसपुर, बताइए दोस्तों, आइजोल है ये मिजोरम की राजधानी है, तो दिसपुर है ये किसकी राजधानी है, तो ये असम की, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 129 नंबर प्रश्न है, इसमें भी देखिए कथन दे रखा है, देखिए जीवन में सफल होने के लिए व्यक्ति को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सत्य है ये कथन। देखिए कड़ी मेहनत के बिना कोई भी जीवन में सफल नहीं हो सकता, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 130 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी देखिए कथन और कार्यवाही दे रखी है, अपने को बताना है कि कौन सी कार्रवाई है वो सही है। कथन देखिए, 7वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन न होने के कारण सभी केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। 7वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन न होने के कारण सभी केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। कार्यवाही देखिए, 7वें वेतन आयोग को तत्काल लागू किया जाना चाहिए, 7वें वेतन आयोग को तत्काल लागू किया जाना चाहिए। दूसरा देखिए
सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को निलंबित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए या तो एक का पालन होना चाहिए या दो का। ठीक है, दोनों में से एक का पालन होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अब अपन दोस्तों गणित से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ लेते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। 31 नंबर का 131 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसी मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात 7:8 है। 7:8 है, ठीक है। जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात है वो दोस्तों 6:7 है। 6:7 है ये बजरी और सीमेंट का अनुपात है। तो दोस्तों यहाँ पर मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होगा बताइए। सीधा सा मैं आपको बोलूं, ये रेत है, ये दोस्तों बजरी है, और ये दोस्तों सीमेंट है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखिए इसका अनुपात कितना है, 7:8। और दूसरे का क्या दे रखा है, 6:7। 6:7 बस निकाल लीजिए। 6 सत्ते कितना हो जाएगा, 42, और 6 अंटे 48, और 7 8 56, यानी कि 42:48 तो कट रहे हैं क्या किसी से? तो दोस्तों देखिए 6 से ही कट रहे हैं। नहीं नहीं, 6 से नहीं कट रहे। देखिए सबसे पहले तो आप काट लीजिए यहाँ पे दोस्तों 2 से काट लीजिए। ठीक है, तो 2 से काटोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, इसका 21 हो जाएगा, इसका दोस्तों 24 हो जाएगा, और इसका दोस्तों कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर देखिए 21, 24 और 28, अब ये 3 से कट रहे हैं। तो दोस्तों ये 3 से कट गया तो यहाँ पे 7 आ गया, कितना 7, ये आ गया 8, फिर 28 नहीं कट रहा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या पूछा है, रेत और सीमेंट का अनुपात क्या है, रेत और सीमेंट का अनुपात। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 21 और 28 है, 21 और 28 है। तो दोस्तों ये 7 से कट रहा है ना, तो ये 3 बार कट गया और ये 4 बार कट गया, यानी कि दोस्तों 3:4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, डी नंबर के ऑप्शन में सही उत्तर हो जाएगा। अभी आगे देखिए, एक टैंक है 2 नलों ए तथा बी द्वारा क्रमशः 12 घंटे तथा 16 घंटे में भरा जाता है। ठीक है, भरा जा सकता है। पूर्ण टैंक को 8 घंटे के भीतर यानी कि 8 घंटे में तीसरे नल से खाली किया जा सकता है। यदि नलों यानी कि सभी नलों को एक ही समय में चालू किया जाता है तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। सीधा हो जाएगा दोस्तों, टैंक भरने में जो समय लगता है वो लगता है दोस्तों यहाँ पर 1/12 प्लस 1/16 प्लस माइनस, ठीक है, खाली करने में 8 घंटे लग रहे हैं ना, तो यहाँ पे -1/8। बस एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम कितना जाएगा 48। तो 48 बटे दोस्तों 12 का भाग दिया, इसमें कितनी बार गया, 4 बार। 16 का भाग कितनी बार गया, 3 बार। और 8 का कितनी बार गया, तो ये गया 6 बार। ठीक है, तो 4 और 3 7, 7 में से 6 गए तो कितना बचा, 1। तो 1/48, तो यहाँ पे 48 घंटे यानी कि तीसरे नल मिलकर, यानी कि तीनों नल मिलकर दोस्तों 48 घंटे में टैंक वो भर देंगे। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, 48 घंटे। आगे देखिए, यदि रूट 0.0361 x बराबर 1.9 है, तब x का मान क्या होगा, तब x का मान है वो क्या होगा। सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 361 बटे 10,000। ठीक है, 361 बटे 10,000 रूट के अंदर x बराबर दोस्तों 1.9 है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रूट हटाएंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 19 का रूट हो जाएगा और ये 100 का रूट हो जाएगा। यहाँ पे 19 बटे 100 x बराबर दोस्तों 1.9। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 1.9 इंटू 100 बटे 19। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 190 में 19 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, 10। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 134 नंबर का प्रश्न है, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर की दूरी को 56 मिनट में तय करता है। यदि वह आधी दूरी को कुल समय के 2/3 भाग में तय कर लेता है तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल में
कितनी होनी चाहिए, उसकी चाल कितनी होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए कुल समय दे रखा 56 मिनट, ठीक है, और कुल दूरी दे रखी है दोस्तों 8 किलोमीटर की। तो ये आप निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। चाल है वो 12 सही 6/7 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 135 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए पी 20 सेकंड में 300 मीटर की दूरी तय कर सकता है और क्यों 30 सेकंड में समान दूरी तय कर सकता है। यदि दोनों एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं तो 4 सेकंड के बाद पी क्यू से कितना आगे होगा। तो पी कितना आगे होगा, देखिए पी यहाँ पर जो पी की चाल है वो दोस्तों कितना हो जाएगा भाई, 300 मीटर की दूरी वो 20 सेकंड में तय करता है, तो 300/20 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और क्यों है वो दौड़ता है दोस्तों 300 मीटर की दूरी दोस्तों 30 मिनट में तय करता, सॉरी 30 सेकंड में तय करता है, तो भाग दे लीजिए तो कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों 4 सेकंड में पी व क्यू की दूरियों का अंतर है वो ज्ञात करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 इंटू 4 माइनस 10 इंटू 4, ठीक है। तो दोस्तों 15 चौके 60 और 10 चौके 40, तो 60 माइनस 40 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 20 मीटर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए मोहन कमले से दोगुना कुशल है। मोहन कमले से दोगुना कुशल है और वे एक साथ मिलकर एक कार्य को 22 दिन में पूरा करते हैं। मोहन अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। दोस्तों सीधा सा हो जाएगा, दुगना है तो यहाँ पर मोहन अकेला इस काम को 33 दिन में करेगा। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए नरेंद्र एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है, अमित उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेता है। दोनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। सीधा सा हो जाएगा, एलसीएम निकाल लीजिए दोनों का, कितना हो जाएगा 120। 120 में 10 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 12, और 12 का भाग इसमें दोगे तो कितना आ जाएगा 10, तो कितना हो गया, ये हो गया दोस्तों 22/120, ठीक है, 22/120। तो काट लीजिए, 2 से कट रहा है ये, तो इसको 11/60 है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो 11/60 को अपन कैसे लिखेंगे भिन्न में, तो दोस्तों 5 सही 5/11, 5 सही 5/11, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 3040 है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। सीधा सा है, यहाँ पर ऐसा इंटू 100/r इंटू टी, यानी कि दोस्तों ब्याज है वो कितना है 3040, तो 3040 इंटू 100 समय और दर कितनी है, तो 8 इंटू 5, बस काट लीजिए इसको। ये कटा दोस्तों 20 बार, ठीक है, ये 4 से दोस्तों 2 बार कटा, तो ये 5 बार कटा, ठीक है। ये 2 से दोस्तों 1520 बार कटा, ठीक है। तो 1520 इंटू 5 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 7600। इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किसी संख्या का 84% 105 है, संख्या कितनी है। सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 105 इंटू 100/84 कर लीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों, राइट आंसर 125 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए एक व्यक्ति अपने धन की 20% राशि से वंचित हो जाता है, शेष राशि में 25% खर्च करने के पश्चात उसके पास 480 रुपए बचते हैं, उसके पास मूल राशि कितनी थी। दोस्तों उसके पास मूल राशि है वो कितनी थी, तो यहाँ पर देखिए सीधा से मैं आपको बताऊं 100/80 इंटू 100/75 इंटू 480, बस इसको काट लेना है। इसको आप काटोगे तो दोस्तों देखिए ये 25 से कट रहा है दोस्तों, 4 बार कट गया, ये 3 बार कट गया, ये 20 से दोस्तों 5 बार कट गया, और ये 4 बार कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे अब 5 चौका 20 और 4 ती 12 इंटू 480, तो यहाँ पे 800 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप काटोगे तो 800 आ जाएगा, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपए तथा लाभ 20% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो उसका वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 220 इंटू 120/100, बस
काट लीजिए, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 22 इंटू 12 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 264। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक व्यक्ति 128 प्रति बैग की दर से बैग खरीदता है। यदि वह 20% लाभ पर बैग बेचता है तो 15 बैगों का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 15 बैगों का विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों? देखिए, बैग का क्रय मूल्य है वो 128 रुपए है और लाभ है वो दोस्तों 20% है। 15 बैग, तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे 15 इंटू 128 इंटू 120 बटे 100, बस काट लीजिए इसको, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है, 5 से ये दोस्तों 2 बार कट गया, ये 3 बार कट गया, ये 2 से ये दोस्तों 6 बार कट गया। तो यहाँ पे 3 इंटू 128 इंटू 6 कर लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 बैगों का विक्रय मूल्य हो जाएगा 2304 रुपए। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा, 17 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 85, ठीक है, कितना हो जाएगा 85। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, माना कि 5 विषम संख्याएं हैं, वो दोस्तों देखिए अपन ने 85 तो मान ली। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए क्या पूछा है इसमें कि उनमें से सबसे बड़ी संख्या है वो क्या होगी, उनमें से सबसे बड़ी संख्या है वो क्या होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, या तो आप ऑप्शन उठा लीजिए, ठीक है, ऑप्शन उठा लीजिए, जैसे कि विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों इसमें देखिए, सबसे बड़ी संख्या अगर मैं यहाँ पे 21 लेता हूं, ठीक है, तो 21 से दोस्तों विषम संख्या का आप कर लीजिए 19, 17, ठीक है, ऐसे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें मैं आपको एक वैसे भी बता देता हूँ नॉर्मल तरीके से, x प्लस 1, सॉरी x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 बटे दोस्तों 5 बराबर क्या हो जाएगा 17, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा 17 पंजे 85, तो यहाँ पे 5x प्लस 20 बराबर 85। तो दोस्तों 5x बराबर क्या हो जाएगा 85 माइनस 20 हो जाएगा, तो 5x बराबर 65, ठीक है, और x बराबर कितना आ जाएगा 13। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या में दोस्तों अपन क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 21। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आप ऑप्शन उठा के डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आगे देखिए, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? 50 प्लस 1 बटे 2 कर लीजिए, 50 प्लस 1 बटे 2 कितना हो जाएगा 25.5। तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 145 नंबर प्रश्न है, 45 छात्रों की कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। लड़कों के औसत अंक 75 है और लड़कियों के औसत अंक 82 है। पूरी कक्षा के अनुमानित औसत अंक कितने हैं? तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे 4x इंटू 75, 4x इंटू 75 प्लस दोस्तों 5x इंटू 82 बटे क्या हो जाएगा 5x प्लस 4x। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा 300x प्लस 410x बटे 9x। तो दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे 710x बटे 9x, तो कितना हो जाएगा 79.9। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 146 नंबर प्रश्न है, एक टेबल के दो पायों की लंबाई का अनुपात 5:7 है। यदि उनके बीच का अंतर 18 मीटर है तो बड़े पाया की लंबाई कितनी होगी? तो बड़े पाया की लंबाई कितनी होगी? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पायों की लंबाई है वो 5x व 7x दे रखी है, बीच का अंतर दोस्तों यहाँ पर 18 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7x माइनस 5x बराबर 18। तो 18 में 2 का भाग दे लीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों अंतर क्या हो जाएगा 2x बराबर 18। तो 18 में 2 का भाग दोगे तो कितना जाएगा x बराबर कितना जाएगा 9, ठीक है। अब यहाँ पे बड़े पाए की लंबाई, तो 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 63। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
आगे देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 76,800 है और उनका लसागु 960 है, तो दोनों संख्याओं का मैसअप होगा। सीधा सा हो जाएगा, यहाँ पे 76,800 के अंदर दोस्तों 960 का भाग दे लीजिए। ठीक है, तो अपना राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों कितना, 80। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित को हल करें। दोस्तों निम्नलिखित को हल करें, यहाँ पर 4 इंटू 36 माइनस 6 ब्रैकेट में दोस्तों यहाँ पर 3 प्लस 2 फिर 216 भाग 6 माइनस 51। तो दोस्तों सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 216 में 6 का भाग दोगे, 216 के अंदर दोस्तों 6 का भाग दोगे, ठीक है, तो कितना आ गया 36, और 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोस्तों कितना आ गया 72। ठीक है, तो यहाँ पर होगा दोस्तों 3 प्लस 72 माइनस 51। ठीक है, अब दोस्तों 3 देखिए 72 और 3 कितने होते हैं 75, और 75 में से 51 गए तो कितने बचे 24। तो ये पूरा काट के यहाँ पे मैंने 24 लिख दिया। अब यहाँ पे 4 इंटू 36, 4 इंटू 36 कितने होते हैं, तो दोस्तों ये होते हैं 144। तो यहाँ पे 144 माइनस 6 ब्रैकेट में 24। ठीक है, तो यहाँ पर 6 इंटू 24 कितने होते हैं 144, और 144 में से 144 गए तो क्या बता 0। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, यदि संख्या x 45 62 9 द्वारा विभाज्य है तो x का मान कितना होगा। ऑप्शन उठा के कर लीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो दोस्तों सीधा सा मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ पे x प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2, ठीक है, कितना हो गया ये, तो दोस्तों ये हो गया 17x। कितना हो गया 17x। तो दोस्तों 9 से विभाज्य के लिए x का मान है वो दोस्तों 1 होना चाहिए, यानी कि 17 प्लस 1 18। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 1 मान होगा, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 1 से 100 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं का योग कितना होगा। इसका सूत्र होता है दोस्तों n प्लस 1 बटे 2, n ब्रैकेट n प्लस 1 बटे 2। तो यानी कि 100 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 100 प्लस 1 बटे 2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको इससे काट दिया तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 101, कितना हो जाएगा 5050। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का जो मॉडल पेपर है 9 नंबर का वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या RS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।